Good morning everyone, and I hope you all are fine and fit at home. Students, क्लास 11th हिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं हमारे चैप्टर 7 एंड दैट इज चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर में हमने रीड किया था कि किस प्रकार से यूरोप में जब फेडरलिज्म का एंड हो जाता है, सामंतवाद हट जाता है, वहां से खत्म हो जाता है धीरे धीरे, तो उसके बाद किस प्रकार से जो कल्चर्स थी, जो संस्कृतियां थी, उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं। किस प्रकार से उनमें चेंजेस आने लग गए, किसके कारण से? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुनर्जागरण के कारण, रेनेसेंस के कारण, और साथ में जो धर्म सुधार आंदोलन चले थे उनके कारण। जब ये जो कल्चर्स थी उनमें चेंजेस आते जा रहे थे, तो उसके दौरान यूरोप में बहुत सारे ऐसे विचारक हुए, कह सकते हैं कि दार्शनिक हुए, जो फिलोसफर वगैरह थे, जिन्होंने समाज में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट दिया था, बहुत अच्छा योगदान दिया था। चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेनेसेंस की, पुनर्जागरण की, तो पुनर्जागरण के कारण ही ये जो चेंजेस आए थे यूरोप में, जो संस्कृतियों में बदलाव आ रहा था, लोग अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे थे, अवेयर हो रहे थे, उन्होंने अपनी संस्कृतियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। ये सारे के सारे किस कारण से थे? रेनेसेंस के कारण, यानी कि पुनर्जागरण के कारण। और पुनर्जागरण की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि इटली से मानी जाती है। तो रेनेसेंस क्या है? इट मीन्स रीबर्थ और डिस्क्राइब द कल्चर चेंज ऑफ द मिडिवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप की अगर हम बात करें, मध्यकालीन यूरोप में जो संस्कृतियों में चेंजेस आए थे वो किसके कारण आए थे? रेनेसेंस के कारण आए थे, पुनर्जागरण के कारण आए थे। पुनर्जागरण से हमारा, अगर हम इसका एक मीनिंग देखें, दैट इज रीबर्थ। रीबर्थ इट मीन्स दोबारा से जागना। दोबारा से जागने का मतलब यही है कि जो लोग अपनी संस्कृतियों से हट गए थे, उन्होंने अपनी संस्कृतियों की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था, उसके बाद समाज में बहुत सारे बदलाव आते गए। और इन्हीं चेंजेस के कारण हम कह सकते हैं कि जो फेडरलिज्म था उसका इफेक्ट कह सकते हैं हम, या फिर कुछ और जो लोगों की अज्ञानता थी उसका कारण कह सकते हैं। लेकिन जब दार्शनिकों ने, सुधारकों ने, जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने जब चेंजेस लाने शुरू किए, तो लोग अवेयर होते गए और अपनी संस्कृतियों के साथ दोबारा से जुड़ते चले गए। और यही कारण है कि इसी रेनेसेंस को नाम दिया जाता है रीबर्थ का, यानी कि दोबारा से जागने का। या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करना अपनी कल्चर चेंजेस को ऑफ द मिडिवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप की अगर हम बात करें तो 5वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक, यानी कि 5th से लेकर 15th सेंचुरी का जो मिडिवल टाइम पीरियड था यूरोप में, उनकी जो कल्चर्स चेंज थे उनको डिस्क्राइब करना भी हम रेनेसेंस का नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इज दैट ब्रांच ऑफ द क्रिश्चियनिटी विच कंसिडर्ड द रोमन पोप एज द सुपीरियर मोस्ट। कौन सी ऐसी पावर थी, कौन से ऐसे कह सकते हैं लोग थे जो सबसे सुपीरियर मोस्ट, इट मीन्स कि सबसे सुप्रीम पावर के रूप में स्टैब्लिश कर रहे थे रोमन का जो पोप था उसको। या फिर कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में जो सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमें पता है कि हम उसमें यूरोप में जो पोप को माना जाता था, तो इसमें सबसे मोस्ट सुपीरियर पावर के रूप में स्टैब्लिश कौन कर रहा था उसको? कैथोलिक चर्च। जो ईसाइयों के चर्च थे उसमें सबसे सुप्रीम पावर, सबसे मोस्ट अपर पावर के रूप में कौन स्टैब्लिश था? कैथोलिक चर्च में वो थे, जो कह सकते हैं कि रोम के जो पोप थे उनको। उसके बाद आते हैं इसमें जो पुजारी वगैरह होते हैं, जो प्राइस्ट वगैरह होते थे, उनका नंबर आता है। द रेनेसेंस ऑर्गेनाइजेड इन, अगर हम बात करें पुनर्जागरण की शुरुआत की, स्टार्टिंग की, कि कहाँ से इस पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई इटली से। सबसे पहले माना जाता है कि इटली से ही जो पुनर्जागरण था वो स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे यूरोप के हर एक कंट्री में, हर एक पार्ट में स्प्रेड होता चला गया। इसी प्रकार से इसी रेनेसेंस के कारण जो कल्चर में चेंजेस आ रहे थे, वही हमारा टॉपिक है, उसी के बारे में हम आज रीड कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं इटालियन जो सिटी थी वॉज ए रिपब्लिक, यानी कि कौन सी एक इटालियन सिटी थी? इटली की एक ऐसी सिटी थी जहां पर रिपब्लिक था। इससे पहले हमने रीड किया था कि वहां पर मोस्टली मोनार्क सिस्टम था। तो रिपब्लिक सिटी के रूप में सिर्फ एक इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट शहर था, एंड दैट इज वेनिस। वेनिस जो शहर था इटालियन, वो एक रिपब्लिक प्रोविंस के रूप में कह सकते हैं, एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो
ये सारे के सारे ऐसे दार्शनिक आए उस टाइम में अलग अलग कंट्री से यूरोप की, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए काम किया, समाज के रिफॉर्म के लिए काम किया। इसी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आता है माइकल एंजेलो का। माइकल एंजेलो के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो खूबियां थी वो फर्स्ट क्या क्या थी, एक तो पेंटर थे, दूसरे स्कल्पचर थे, मूर्तिकार थे, और तीसरे आर्किटेक्चर थे। इनको डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। डिजिटल एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि प्रयोगों का शिष्य भी बोला जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर अगर इतनी सारी खूबियां होती हैं तो वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड रखता है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरियाज में अपनी कमांड रखता है। तो माइकल एंजेलो के अगर बारे में हम बात करें, माइकल एंजेलो पेंटर भी थे, स्कल्पचर भी थे, और साथ में आर्किटेक्ट भी थे। उसके बाद हम देखते हैं विच डॉक्यूमेंट्स वर इश्यूड बाय चर्च। चर्च ने एक क्षमा याचना पत्र जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर लोग जो पोप है या जो चर्च है उनकी उसकी सुप्रीम पावर को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको शायद उनके जो पाप हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे, चर्च ने इश्यू किए थे, उनका क्या नाम दिया जाता है, एंड दैट इज इंडरजेनेसिस, यानी कि क्षमा याचना पत्र। ये जो चर्च था उसके द्वारा जारी किए गए, और लोगों को बताएगा कि अगर आप इनको लेते हैं, अगर आप इनको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होगा कि आपको जो आपके पाप हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। और एक यही चीज थी जिसका मार्टिन लूथर ने अगेंस्ट में थे। वो कह रहे हैं कि मनुष्य किसी भी क्षमा याचना पत्रों को या इंटेलिजेंस के द्वारा जो हो सकता है उनके द्वारा उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। बाकी जो मनुष्य के कर्म है, जो काम वगैरह करते हैं, जो उसका वर्क है, उसी से उसको पहचान मिलती है। और यही है कि मार्टिन लूथर और पोप के बीच में एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया था, एक संघर्ष स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था दोनों के बीच में। और इसी के रूप में हमारे सामने आए थे जो धर्म सुधार आंदोलन चला था उसके बारे में। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें विच ऑफ दीज इज मेन सोर्स ऑफ द नोइंग यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम 14th सेंचुरी। अगर हम बात करें यूरोप की 14वीं शताब्दी तक की, तो 14th सेंचुरी तक यूरोपियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास मेन सोर्सेस क्या क्या है, मेन स्रोत हमारे पास क्या है, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो यूरोपियन हिस्ट्री है उस टाइम पीरियड के दौरान वहां पर क्या क्या चीजें घटित हुई थी। एंड दैट इज डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स एंड स्कल्पचर्स। देखो मेनली हिस्ट्री में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो भी उसकी जानकारी के चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो सोर्स होते हैं उन्हीं के बेस पर हमारी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो भी हमें उनके दस्तावेज वहां से उस टाइम के लिखे हुए मिले हैं, चाहे वो किसी भी चीज के रूप में हो। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। प्रिंटिंग जो बुक्स वगैरह थी वो प्रिंटेड होने स्टार्ट हो गई थी 14th सेंचुरी तक। तो प्रिंटेड बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल है सोर्स के रूप में। एंड दैट इज लास्ट इज स्कल्पचर्स। और जो मूर्तियां वगैरह उस टाइम पे बनानी शुरू हुई थी, जो आर्किटेक्ट का काम हो रहा था, वो भी हमारे पास एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि 14th सेंचुरी में 14वीं शताब्दी के आसपास जो यूरोप हिस्ट्री थी वो किस टाइप की थी, क्या क्या वहां पे चेंजेस हो रहे थे, क्या क्या वहां पर इंसिडेंट हुए थे। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स एंड स्कल्पचर, ये सारे के सारे सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम पता लगाते हैं 14th सेंचुरी तक जो यूरोप थी, मेडिवल यूरोप हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं द मॉडर्न एज स्टार्टेड विद द डिक्लाइंस ऑफ विच सिस्टम। देखो मॉडर्न एज की बात अगर हम करें तो इससे जो मिडिवल टाइम पीरियड था उसको हम मॉडर्न एज का नाम नहीं दे सकते हैं, आधुनिक युग का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो मिडिवल टाइम पीरियड था। मिडिवल टाइम पीरियड के बाद एंड और मॉडर्न एज की स्टार्टिंग, अगर हम बात करें यूरोप में तो कहाँ से उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। या फिर अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि जो मॉडर्न एज थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, या फिर कह सकते हैं कि जो मिडिवल एज थी वो कहाँ पर एंड हुई थी। एंड दैट इज द एंड ऑफ द फेडरलिज्म सिस्टम, सामंतवाद के अंत के साथ। सामंतवाद के अंत के साथ ही यूरोप में कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एज थी वो स्टार्ट हो गई और जो मिडिवल एज थी उसका एंड हो गया था। तो फेडरल सिस्टम हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था सामंतवाद के बारे में, कि बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, जो लॉर्ड्स थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी और वो कहाँ पर रहते थे, मेनर में रहते थे। साथ में वो अपनी जो लैंड होती थी उसको भी नाइट्स वगैरह को दे देते थे, जिसको फीफ बोला जाता था। तो इस प्रकार जो फेडरल सिस्टम था वो धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ, टाउनशिप के कारण, यानी कि जो 4th ऑर्डर था उसकी स्टार्टिंग हुई थी जब चौथा वर्ग उदय में आया था।
एंड दैट इज टाउन, और टाउनशिप में जो रहने वाले लोग थे उनके द्वारा। धीरे धीरे सारे जो कंट्री साइड से लोग थे वो कहाँ पर जा रहे थे, टाउन्स में जा रहे थे, जिसमें मेन कौन कौन थे, पीजेंट्स थे, सर्फ थे, यानी कि जो स्लेवरी सिस्टम था वो लगभग धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा था। और इसी का असर हुआ कि यूरोप से जो फेडरलिज्म सिस्टम था, सामंतवाद था, वो खत्म हो चुका था। तो फेडरलिज्म के एंड के साथ ही कह सकते हैं कि मॉडर्न एज स्टार्टेड हो गई थी। आगे देखते हैं, एंटेसिस वेसिलिस वाज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ। पाडुआ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कह सकते हैं यूरोप में चेंजेस लाने में बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद देखते हैं, ह्यूमनिस्ट वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता था 15th सेंचुरी में। 15वीं शताब्दी में ह्यूमनिस्ट जो मानववादी शब्द है वो यूज किया जाता था। वो किसके लिए यूज किया जाता था, मानववादी शब्द। मानववादी शब्द यूज किया जाता था फॉर दोज जो कि क्या थे, मास्टर्स थे, हु टॉट ग्रामर, जो कि ग्रामर व्याकरण पढ़ाते थे, पोइट्री कविताएं पढ़ाते थे, साथ में रेट्रिक एंड हिस्ट्री एंड मोरल फिलोसफी, यानी कि उन टीचर्स के लिए ह्यूमनिस्ट वर्ड यूज किया जाता था जो कि लोगों को ग्रामर पढ़ाते थे, पोइट्री पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, या फिर मोरल फिलोसफी जो उनकी कह सकते हैं नैतिक जो दार्शनिक बातें थी उनके बारे में लोगों को जागरूक करते थे, उनके बारे में लोगों को पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन में बहुत चेंजेस किसके कारण आए। एक तो साइंटिस्ट जो थे, अलग अलग भौगोलिक खोजें हो रही थी, ज्योग्राफिकल जो इन्वेंशन थे वो इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। दूसरे जो दार्शनिक लोग थे, बुक्स वगैरह प्रिंटेड होने लगी थी, हर कह सकते हैं कि वर्ग के पास अवेलेबल थी, लोग किताबों को पढ़ रहे थे। साथ में धर्म में सुधार के लिए जो मार्टिन लूथर वगैरह के द्वारा, ज्विंगली के द्वारा जो कि सुधार आंदोलन चलाए गए थे, मूवमेंट चलाए गए थे, उनके कारण लोगों में की जो आइडियाज थे, विचार थे, उनमें चेंजेस आ रहा था। तो इस प्रकार से चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो बदलती हुई जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वो किसी एक चीज का इफेक्ट नहीं कह सकते हैं। अलग अलग इश्यूज थे, उसमें अलग अलग लोगों का कॉन्ट्रीब्यूट था लोगों को जगाने में और अपने कल्चर के प्रति उनमें अट्रैक्शन पैदा करने में। तो आई होप आप जो हमारे चैप्टर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।